हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कन्हैया प्रजापति आ गया हूँ वापस से एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में, इस क्लास में बोलूं, इस सेशन में मैं बोलूं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बिजनेस स्टडीज लास्ट टच, यस फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर मैं हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंगली। ऐसा होता है ना बच्चे, लास्ट टाइम बस थोड़ा सा कहीं से रिवीजन मिल जाए पूरा का पूरा सब्जेक्ट का, मेरे को पूरा का पूरा चैप्टर का, सॉरी, तो वो आप लोग को इस वीडियो के थ्रू मैं दे दूंगा। पूरा का पूरा होल चैप्टर का रिवीजन, लास्ट टच, आप लोग इसको देख करके जाइए, काम हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सेट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग सेट पेपर्स करके जाइए। उसका आंसर कीज भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर में आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर का वन लास्ट टच। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला हम लोग का चैप्टर क्या है? मैनेजमेंट। जैसा कि मैं आप लोग को इसके पहले वीडियो में बताया हूं, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम, टफ से टफ काम, मुश्किल से मुश्किल काम, हम लोग किसी और के मदद से अपना काम करवा पाते हैं। दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या मैनेजमेंट में हम लोग करवाते हैं और क्या क्या देखते हैं, देखिए। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये मैं इस पॉइंट को मैं पूरा का पूरा भी जस्ट टॉपिक के बाद बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा पूरा। ठीक है, It serves as the backbone of the every successful organization. एक successful organization को, not even only organization, from my point of view, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आप काम कर रहे हो ना, वो एकदम प्रॉपर सही तरीके से आपको करवाना है, कंप्लीट करना है ना, सही तरीके से, मेरा बातों को समझिएगा, एकदम सही तरीके से, तो आपको मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। मैनेजमेंट कीजिएगा, चीजें एकदम सही तरीके से, एकदम क्लियर कट, आपको रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का नीड तो है ही। इसलिए इसके ऊपर का डेफिनेशन में देखिए क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर। ठीक है, डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है जिससे हम लोग अपना काम किसी और से करवाते हैं। क्या क्या काम? प्लानिंग का काम, ऑर्गेनाइजिंग का काम, डायरेक्टिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम, ये सारा काम, दैट इज मैनेजमेंट। क्लियर? मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्लियर। चलिए, मैनेजमेंट में तो इक्वेशन भी इतना ही आप समझ लीजिए। मैनेजमेंट माइनस एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। हम लोग मैनेजमेंट में से कुछ भी निकाल देंगे, उसका आंसर हम लोग का क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, इतना ही जरूरी है मैनेजमेंट, सब जगह पे मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग इफिशिएंटली वर्सेस इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी इन दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का क्या रोल है? एक कहानी में सुनाता हूं आप लोगों को, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, जिससे आप लोगों को बहुत इजी तरीके से, सही तरीके से, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। नाम दोनों लोग देखकर लगता है एक ही है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। ठीक है, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अगर आप कोई काम करते हो, दोनों का मतलब होता है काम आप कंप्लीट कर रहे हो, आप काम कंप्लीट कर रहे हो। इफेक्टिवली भी काम कर रहे हो तब भी काम कंप्लीट हो रहा है, इफिशिएंटली आप काम कर रहे हो तब भी आपका काम कंप्लीट हो रहा है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, या कैसे हम लोग समझेंगे कोई इफेक्टिवली काम कर रहा है, कोई इफिशिएंटली काम कर रहा है? कैसे, तो समझाते हैं। देखिए, काम दोनों में कंप्लीट होगा। इफेक्टिवनेस में क्या है ना, काम टाइम से कंप्लीट होगा। सर इफिशियंसी में भी टाइम से कंप्लीट होगा, बट द थिंग इज ओनली हियर कॉस्ट। इन केस ऑफ इफिशियंसी हम लोग का कॉस्ट भी ध्यान में हम लोग को रखना है, और इन केस ऑफ इफेक्टिवनेस हम लोग का खाली टाइम ध्यान में रखना है कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। मान लो मैं एक बाल्टी रखा हूं इधर पे, एक जार है बड़ा सा। ठीक है, ये बड़ा सा एक जार है, यहां पर एक पर्सन है और यहां पर वाटर है ढेर सारा। ठीक है, इस वाटर को क्या करना है, इस जार में भरना है। इस पर्सन को इस वाटर को क्या करना है, इस जार में भरना है। ये क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा बाल्टी लिया, बाल्टी ले जा करके क्या कर रहा है, इसमें भर रहा है, पानी को भर रहा है, ले जा करके पानी भराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पानी भरा गया। चलिए बहुत बढ़िया।
लेकिन जब ये बाल्टी में यहां से पानी ले रहा था ना, ले जाते इसमें डालने में ना क्या हो रहा था, पानी थोड़ा सा गिर जा रहा था, थोड़ा सा वेस्टेज हो जा रहा था। तो जैसे मान लीजिए इसका टोटल कैपेसिटी अगर 1000 लीटर का है ना, तो इसको इस बाल्टी से भरने में हो सकता है 1005 लीटर इस्तेमाल हो जाए, पानी 5 लीटर वेस्टेज हो जाए। तो क्या होगा, 1005 लीटर का इसको पेमेंट करना पड़ेगा। बट ये क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक पाइप लेकर के आया, एक पाइप के थ्रू क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। मतलब यहां से पाइप कनेक्ट किया और यहाँ पे पानी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, ये पाइप के थ्रू इसमें पानी जा रहा है, टाइमली काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो चीज यहाँ पे ना वेस्टेज नहीं हो रहा है, जो मटेरियल वेस्टेज हो रहा था वो नहीं हुआ। ठीक है, तो जो पहला ये जो पर्सन है जो पहले काम कर रहा था वो क्या नाम है, इफेक्टिवनेस के काम कर रहा था, या फिर इफेक्टिवली भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बट दूसरे टाइम इसने क्या किया काम, इफिशियंटली, बुद्धि लगाया, इफिशियंटली काम किया। इसमें क्या हुआ, इसको काम भी समय पे कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ वेस्टेज भी बिल्कुल नहीं हुआ। ये हम लोग का कहलाता है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का अंतर। देखिए इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, ऑन गोल अचीवमेंट, ये गोल अचीवमेंट के लिए काम में आता है। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे भी काम करता है। जबकि यहां देखिए क्या है, ये कॉस्ट मिनिमाइज करता है और टाइम मैनेजमेंट करता है। इसका मेन यही चीज है। आप लोग का प्लानिंग चैप्टर से, मैनेजमेंट चैप्टर से भी खास करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई तो काम कर रहा है मैनेजर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई एक मैनेजर काम कर रहा है, 10,000 उसका गुड्स रह गया है, उसका 10,000 गुड्स नहीं, फिनिश गुड्स बचा हुआ, प्रोडक्ट बचा, उसको सेल करना है उसको एनी हाउ इस मंथ के एंड में। ठीक है, वो क्या किया, डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिया, इसी मंथ के एंड में सेंड करना, तो डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिया। तो उसका 1000 प्रोडक्ट सेल तो हो जा रहा है, लेकिन क्या ये इफिशियंटली हो रहा है, नहीं, ये इफिशियंटली नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो प्राइस आने वाला था, जो प्रॉफिट बनने वाला था, वो प्रॉफिट अब नहीं बन रहा है। क्लियर, ये चीज। इफिशियंटली अगर वो काम करता तो क्या करता, कुछ ऐसा बुद्धि लगाता, जैसे मान लीजिए क्या लगाता, एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपया, 2 प्रोडक्ट का प्राइस हुआ 200 रुपया, 3 प्रोडक्ट का प्राइस हुआ, क्या सर आप बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, हाँ बाबू बेसिक बता रहे हैं। अब ये क्या बोल देगा, 2 प्रोडक्ट आप खरीदे, 1 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा, 2 प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 300 रुपया। लोग देखेंगे बाय टू गेट वन है, तो दौड़ खरीद लेते। देखिए उसका लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है, और वो स्ट्रेटेजी लगाया, बुद्धि लगाया, लगा करके अपना प्रोडक्ट को भी सेल कर दे रहा है। दैट इज इफिशिएंटली। क्लियर। अब हम लोग आते हैं की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का की फीचर्स पे हम लोग आते हैं। देखिए यहां पर मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं ना, ये पॉइंट आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों बैठाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैनेजमेंट पूछे, प्लानिंग पूछे, आपका स्टाफिंग पूछे, आपका डायरेक्टिंग पूछे, आपका कंट्रोलिंग पूछे, कुछ इसमें ऐसा पॉइंट्स है ना जो सभी के फीचर्स में हम लोग के एप्लीकेबल है, सभी के फीचर्स में लिटरली हम लोग के एप्लीकेबल है, खाली मैनेजमेंट के फीचर्स में ही नहीं। क्यों, देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेजरेबल आउटकम्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये गोल ओरिएंटेड काम करता है। क्या करता है, गोल ओरिएंटेड, मतलब ये मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है। मैनेजमेंट आपको टारगेट को, गोल को अचीव करने में मदद करता है, एकदम फोकस्ड हो करके, ऑब्जेक्टिवली, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको फुलफिल करने में काम करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग एक्टिविटीज रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन, नॉट वन टाइम टास्क और आइसोलेटेड इवेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो, करवा रहे हो ना, आपको ध्यान में रखना है कि ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आप घर पे हो, एकदम बेसिक चीज में बता रहा हूं, आप घर पे हो, आप क्या बोलते हैं उसको, गैस पे मिल्क, क्या बर्तन में मिल्क डाल करके आप रख दिए, ठीक है, अब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए थोड़ी देर बाद वो दूध बाहर गिर जाएगा। ये जो काम है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, कंटिन्यू उसके साथ रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट में भी यही सेम चीज है। मैनेजमेंट क्या है, अगर हम लोग कोई भी टास्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो हम लोग को ये दिमाग में रखना है, ये एकदम से ध्यान में रखना है कि सब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना क्या है ना, लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा छूट दो उनको, लूट के चले जाएंगे आपको। क्लियर, कोई भी टास्क है तो आपको खुद को आइसोलेट नहीं करना है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैनेजमेंट एक ऐसा टास्क है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब बिजनेस के साइज पे मैटर नहीं करता है, बिजनेस के साइज पे मैटर नहीं करता, बिजनेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है मैटर नहीं करता है, बिजनेस वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मैटर नहीं करता है। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। मल्टी डायमेंशनल,
मैनेजिंग पीपल, वर्क प्रोसेस एंड ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। क्या बोला? इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल, मल्टी डायमेंशनल है, सारा का सारा काम इसको देखना पड़ेगा। ऑपरेशंस एक साथ बहुत सारा ऑपरेशंस हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, काम हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग एंगेज है कि नहीं काम में, उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों को काम पे लगा दिए हो गया। मशीनरी देखना पड़ेगा, काम हो रहा है कि नहीं, मशीन में चल रहा है कि नहीं काम, पूरा का पूरा चीज हम लोगों को ध्यान दे करके देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट तो एकदम बेसिक फंडा है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है मेरा जीसीयूडी जो है ठीक है, जीसीयूडी, ये जो 4 पॉइंट है मेरा सभी के फीचर्स में आता है, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब जगह आता है। मल्टी आपका डायमेंशनल केवल मैनेजमेंट में होता है। अगर आपको कभी फीचर्स पूछ दे और आपको फीचर्स याद नहीं आ रहा तो ये यहां से आपको याद रहेगा कि हाँ सर हमको बताए थे, बाकी सबका भी फीचर्स ये होता है। बाकी वीडियोस में आपको समझ में आएगा जब आप बाकी वीडियोस भी देखिएगा तो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैन पावर हो ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए 2 पावर, एक मैन पावर होता है और एक क्या होता है, नॉन मैन पावर। नॉन मैन पावर बोले या फिर नॉन ह्यूमन एलिमेंट बोले, नॉन ह्यूमन एलिमेंट। मैन पावर ह्यूमन एलिमेंट और नॉन ह्यूमन एलिमेंट में क्या हो जाएगा? मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स वगैरह क्या है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स है। स्टाफ्स वगैरह क्या ह्यूमन एलिमेंट्स है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज करने का मतलब एकदम सही मात्रा में इस्तेमाल करना रिसोर्सेज को, परफेक्टली इस्तेमाल करना रिसोर्सेज को, वो मैन पावर हो या फिर नॉन मैन पावर हो, दोनों को। मशीनरी सही से चल रहा है कि नहीं, मशीनरी ज्यादा टाइम बंद तो नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं, मेरा मशीनरी का तुम्हारा क्या नाम है कैपेसिटी, अगर 1000 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का है तो 1000 कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रोड्यूस, ये सब देखना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम रीच तक पहुंच रहा है कि नहीं। अभी एक एम्प्लॉई है, उसको 8 घंटा काम कराना है हमको, 8 घंटा वो काम करेगा तो 8 घंटा कर भी रहा है कि नहीं, 2 घंटा 3 घंटा काम करके फाकी मार रहा है। ठीक है, ऐसे। और भैया सब बढ़िया चल रहा है मजे में, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे क्या बताए मोदी जी बैठे हुए हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप मोदी जी को? ये सब कोई ना कर रहा हो, काम है ना भाई, काम करो। मजे करने के लिए आपके पास समय मिलेगा, शाम को जब छुट्टी होगा तो आप जाइए एंजॉय कीजिए, कोई समस्या नहीं है। सॉरी। गोल अचीवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, हेल्प्स करता है हम लोग का गोल को अचीव करने में। हम लोग का गोल क्या है, टारगेट क्या है, हम लोग को फोकस कराता है टारगेट टुवर्ड्स काम करने के लिए। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली, build strong organization by placing the right people in the right role of the right time। मैनेजमेंट के थ्रू हमको पता चलेगा कौन किस काम के लिए सही पर्सन है, क्योंकि उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे तब हमको पता चलेगा इसका कैपेसिटी क्या है, ये किस काम में कैपेबल है। पता चल गया हमको क्या, हम उसको क्या करेंगे, उसको उसका काम थमा देंगे, ले भाई तुम ये काम करो। जब सब कोई अपना अपना काम करेगा ना, काम सही चलेगा। सपोज कीजिए आपको बाइक चलाने आता, मैं आपको 4 व्हीलर थमा दिया, और किसी को 4 व्हीलर चलाने आता, मैं उसको बाइक थमा दिया, क्या होगा भैया? दोनों दो साइड में कहीं गिरे रहेंगे। मतलब अरे वो बाइक वाला जाके कहीं ठोक देगा और साइकिल वाला जाके कहीं, सॉरी कार वाला जाके कहीं ठोक देगा, दोनों दो साइड में गिरे पड़े रहेंगे, चलाने नहीं आता है ना। लेकिन अगर हम दोनों को दोनों का काम दे देंगे तो सही तरीके से काम होगा, फिर ये आपका फिर स्ट्रेंथ बन जाएगा जो वीकनेस था। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ में मदद करता है मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये मैं ऐड करना भूल गया था इस नोट्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है, एक सोशल के बेसिस पे होता है और एक पर्सनल के बेसिस पे होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा क्या करे वो प्रॉफिट अर्न करे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ बढ़े। मैनेजमेंट करेंगे तो यही ना उसका बेनिफिट होगा कि सही सब कुछ सही तरीके से चले। सोशल बेनिफिट क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव, अच्छा 2 पॉइंट बोले ना, एक और पॉइंट सर्वाइवल का एक पॉइंट हो जाएगा। पहले तो प्रॉफिट अर्न करना हो गया हम लोगों का, ठीक है, उसके बाद उसका वेल्थ बढ़ाना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या, सर्वाइवल। सब ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है ना कि काम इस तरीके से हो कि हम सर्वाइव भी कर पाए मार्केट में। काम चल रहा है मेरा, मतलब खाली बिजनेस नाम का चल रहा है, हम सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं, सर्वाइवल होना चाहिए उसका ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जो काम कर रहा है वो सर्वाइव कर पाएगा फिर। क्लियर। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या देखेंगे,
सोशल ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि पब्लिक लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं आसपास के आपका, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हो, आप जो सामान बेच रहे हो वो ज्यादा हाई प्राइस में तो सामान को नहीं बेच रहे हो, रीजनेबल प्राइस में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो सही है कि नहीं है, जो आप क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, समाज को ले देकर के आपको चलना रहेगा मैनेजमेंट में। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल। अब जो एम्प्लॉय काम करेगा आपके यहाँ पर आकर के, वो भी तो देखेगा कि मेरा हम जो काम कर रहे हैं आई फील सेटिस्फाइड कि नहीं, संतुष्ट है कि नहीं, जहां पर काम कर रहा है वर्किंग कंडीशन सही हो, जो पर्सन काम कर रहा है अगर कुछ वैसा रिस्की जगह है तो उसका इंश्योरेंस वगैरह हो जाए, उसको बेसिक नीड जो होता है काम करने का, रोटी कपड़ा मकान यानी फूड क्लोथ शेल्टर, वो उसको मिल रहा है कि नहीं उस काम से, ये सब चीज क्या रहेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो आपके पास आकर के काम करेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये चीज इसको मैं एक चार्ट के थ्रू बता दिया हूं, आप लोग को ये पॉइंट पता है, जस्ट मैं इसको क्लियरिफाई करना चाहता हूं। साइंस कैसे है, साइंस इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारा साइंटिफिक, जैसे साइंस में थ्योरीज वगैरह इस्तेमाल किया जाता है ना, न्यूटन्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, बॉयल्स का लॉ इस्तेमाल किया जाता है ना, वैसे यहाँ पे हेनरी फायल्स प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स प्रिंसिपल, कुट्स एंड ओडोनेल्स प्रिंसिपल, लूथर गलिक्स प्रिंसिपल, ये सब चीज यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट एज अ साइंस, यूज सिस्टमैटिक नॉलेज, पावर, प्रिंसिपल एंड एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स। जैसे साइंस में हम लोग सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपका एविडेंस इस्तेमाल करते हैं, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। मैनेजमेंट में भी सेम चीज, रिसर्च बेस्ड मेथड, यूनिवर्सली प्रिंसिपल एंड मेजरेबल आउटकम्स। जैसे ना साइंटिफिक डिसीजंस में क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरीज जो क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो इंडिया में एप्लीकेबल है, पाकिस्तान, चाइना, बाकी देशों में एप्लीकेबल नहीं है, वो क्या होता है हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप या इंडिया में बैठ करके कोई बॉल ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आएगा, पाकिस्तान में भी नीचे आएगा, चाइना में भी नीचे आएगा, अमेरिका में भी नीचे आएगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो एप्लीकेबल होता है ना, वैसे सेम चीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है। आप प्रिंसिपल ऑफ, जैसे एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क करने का मतलब काम को बांट देना, ये प्रिंसिपल तो हर जगह एप्लीकेबल है, आप बिजनेस करो नहीं करो काम को बांटना ही है आपको। प्रॉफिट करना, बिजनेस आपका अगर सपोज कीजिए प्रॉफिट मोटिव के लिए है तब भी आपको लगेगा ही, एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। आप घर पे हो फिर भी आपको अगर कोई आपको काम दे दिया गया वहां पर भी आपको काम को बांटना पड़ेगा, तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट क्या किया एज हम लोग साइंस देख लिए, अब देखते हैं मैनेजमेंट ऐसा आर्ट। आर्ट में क्या देखेंगे हम लोग, आर्ट में हम लोग देखेंगे कि कला, जैसे अरिजीत सिंह क्या गाना गाता है भाई, मस्त एकदम मजा आ जाता है सुन के। अरिजीत सिंह का कोई कम मतलब तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, इस लेवल पे वो गाना गाता है ना, मतलब सुन के एकदम मजा आ जाता है, कानों में जैसे क्या बजता है, अरिजीत सिंह है वो, तो उसका ये क्या खुद का आर्ट है ना, ये चीज। और कोई एग्जांपल, वो विराट कोहली का क्या कवर ड्राइव है, इधर सुकून मिलता है एकदम जब कवर ड्राइव खेलता है। तो रोहित शर्मा का वो पुल, मजा आ गया देख करके। बुमराह का वो यॉर्कर, आप बुमराह को बोलेंगे भाई तुम पुल मार, वो मार पाएगा क्या, नहीं। बुमराह को बोले भाई तुम कवर ड्राइव मार, वो मार पाएगा क्या, नहीं। हो सकता है लगा दे, वो बुमराह है, किसी को भी कुछ भी गुमराह कर सकता है वो, बट द पॉइंट इज आर्ट। जैसे उन लोग का ये आर्ट है, वैसे मैनेजमेंट करना भी एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस देखे, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, ये सब लोग नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट जो है ये सब लोग नहीं कर सकता, इसको करने के लिए ना तो पार्ट होना चाहिए, कैसे 4 लोगों को भिड़ाएंगे और अपना काम निकाल लेंगे। ठीक है, लोग तो ये अच्छे तरीके से करते भी है ना दूसरों से अपना काम निकलवाना, भाई तुम है कौन, मैं तेरे को नहीं पहचानता। ये फिर इसमें पॉइंट्स क्या देखे, इंडिविजुअल्स फेयर, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, सही तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे। ये कैमरा भी एक आर्ट है, भी ब्लर हो गया था। क्रिएटिव प्रॉब्लम वगैरह आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे फटाफट, क्योंकि आपके पास तो टैलेंट है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जैसे पापा को देख लो घर पे, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है घर पे बताएंगे नहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। तो ही इज द स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द हाउस, है ना, एकदम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा चीज। ठीक है, ये चीज अब इसके बाद है प्रोफेशन। अब इसके बाद क्या है, प्रोफेशन।
प्रोफेशन को ही काट दे रहे हैं। प्रोफेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एथिकल स्टैंडर्ड एंड कमिटमेंट टू कंटिन्यू लर्निंग। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है ना, मैनेजमेंट, ये सब तो है, साइंस और आर्ट्स तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट आता है ना, मैनेज प्रोफेशन क्या है ना, वो फुलफिल करता है सर्टेन क्राइटेरियाज, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोफेशन, इट इज नॉट एग्जैक्टली मैनेजमेंट। प्रोफेशन को एग्जैक्टली मैनेजमेंट नहीं बोला जाता, कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है। पहले था, बट अभी ऐसा हमको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट और क्या नाम है आपका प्रोफेशन, बोथ में हम लोग सेम ले सकते हैं। जैसे देखिए, प्रोफेशन के लिए आपको डिग्री, क्वालिफिकेशन, नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, कोई भी आकर के मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वगैरह स्कूल है, यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। जैसे आपको प्रोफेशन में क्या, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर वगैरह के लिए, उसके बाद आपका CA के लिए, CMA के लिए, सबका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है। अरे आपका 12th के लिए भी तो इंस्टीट्यूट है, WBCHSC, वहां से आपको सिखाया जाता है ना। तो वही चीज प्रोफेशंस के अंदर में ये आता है, मैनेजमेंट में भी सेम चीज है। ये एक तो अपवाद है, ऐसा लिया जाता है, ठीक है। बट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, हाँ क्वेश्चन अगर आया कि इस मैनेजमेंट प्रोफेशन, तो आप लोग लिखिएगा, लिखने का तो ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करता है, एग्जैक्टली तो प्रोफेशन नहीं है, बट इट्स फुलफिल सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एथिकल गाइडेंस और ऑनगोइंग डेवलपमेंट। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर आपको चाहिए ही भाई, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एथिकल गाइडेंस, न्याय उचित सही तरीके से काम करना, धोखाधड़ी, गद्दारी, ये सब मत करना, गद्दारी। ऑनगोइंग डेवलपमेंट, ऑनगोइंग डेवलपमेंट, कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट हो जा रहा है, ठीक है। आप एक डॉक्टर से आज मिल रहे हो, आप एक डॉक्टर से 5 साल बाद मिल रहे हो, देखो जो आज था ना, वो 5 साल बाद नहीं होगा, ही इज नाउ मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 साल बाद मेरा वीडियो रिकॉर्ड देखोगे, तो आई एम नॉट, आज मैं जो हूँ वो कल नहीं रहूंगा ना, डिफरेंट रहूंगा, ठीक है। वो आप लोग का आशीर्वाद होगा और आपका ब्लेसिंग्स होगा, प्यार होगा कि मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाओगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। किसमें, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये ना मैं एकदम शॉर्टेस्ट नोट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम शॉर्टेस्ट, लास्ट टाइम रिवीजन, एक बार वीडियो देख के जाओ बस, पास, और कुछ देखना ही नहीं है, ये चीज रहेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, क्या क्या करना क्या होगा, मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख दिया हूं उनका, कौन कौन आएगा, यहाँ पे मैं 2 ही नाम मेंशन किया हूं, बाकी मैं बताऊंगा इसीलिए, क्योंकि सब कुछ तो नोट से नहीं होगा ना, वरना सब नोट्स लेके चले जाते। देखो यहाँ पे CEO और प्रेसिडेंट मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा पहले टॉप लेवल का मैं काम बता दूं, देखो, सेट्स ऑर्गेनाइजेशनल विजन, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज, मेक्स क्रूशियल डिसीजंस अफेक्टिंग इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, देखो ये इसका काम होता है ना, सारा का सारा प्लान्स वगैरह को बनाना, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं उसको देखना, पॉलिसीज वगैरह को बनाना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, ये सब क्या रहेगा, टॉप लेवल का काम रहेगा। परफेक्टली सब स्मूथली चल रहा है कि नहीं ये देखना, ठीक है, टॉप लेवल का काम रहेगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल विजन, 10 साल बाद मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा, ये सब चीज का देखना, टॉप लेवल। कौन कौन आता है सर इसके टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, उसके साथ चेयरमैन आता है, उसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, उसके साथ जनरल मैनेजर्स भी आता है। ये कुछ नाम है, कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, कंफर्म, लिख लो एकदम से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये क्या करता है, लिंक बिटवीन, ये बीच में है ना, तो ये क्या करता है, इससे और इससे लिंक करवाता है। ये जो टॉप लेवल काम जो प्रोवाइड किया है इसके पास आया, ये क्या करता है, सही तरीके से इसको प्रोवाइड करता है लोअर लेवल मैनेजर्स को, सही तरीके से, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये 5 साल का पूरा प्लान बना दिया, ये क्या करता है, इसको हर ईयर के बेसिस पे तोड़ के लोगों को देगा लोअर लेवल को, कि हाँ आपको एक साल में इतना कमाना है, तब 5 साल में हम लोग यहाँ पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म प्लान्स को सेटअप करता है ये। हाँ क्या बोला, देखो, ट्रांसलेट स्ट्रेटेजिक्स इनटू अ एक्शनेबल प्लान्स, जो पूरा का पूरा दिया गया था स्ट्रेटेजीज के ऐसे काम करना, उसको एक्शनेबल प्लान्स में कन्वर्ट करता है कि काम करना कैसे। कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल लोअर लेवल के साथ। इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो, और इंश्योर करता है सही तरीके से सारा का सारा चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशंस वगैरह फ्लो हो रहा है कि नहीं, मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल से सब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो बीच में रहता है उसी का ना सारा काम होगा। ये कौन आता है इसमें सर, तो सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी नहीं, सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी, ठीक है, ये लोग इसमें आता है। और मैनेजर्स वर्ड जितना होता है जीएम को छोड़ करके सब इसी में आता है। जनरल मैनेजर को छोड़ करके बाकी जितना डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, जो भी है सब सेकंड लेवल मैनेजमेंट में आता है हम लोग का, ठीक है। चलिए ये हो गया। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, ये ना डे टू डे एक्टिविटीज का काम में करता है। डे टू डे एक्टिविटीज सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। और इसके नीचे आता है ना वर्कर, ये वर्कर नहीं है लोअर लेवल मैनेजर, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वर्कर है। लोअर लेवल मैनेजर के बाद आता है वर्कर। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, ये लोग डे टू डे एक्टिविटीज को टास्क कर, जैसे ये साल भर का पूरा बना कर दिया, अब ये क्या करेगा, वर्कर को डे टू डे की आपको एक सप्ताह में एक दिन में इतना काम करके हमको बताना, इतना काम हो रहा है कि नहीं, सब कुछ ये सब क्या करता है, ये सेट करता है। क्लियर। जो बड़ा बड़ा प्लान से सेट किया हुआ है, उसके बाद ये छोटा किया, ये क्या करता है, उन सब शॉर्ट टर्म प्लान्स को सेटअप करता है ताकि वो अचीव कर पाए। सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे ये सेटअप करता है पूरा का पूरा, जब हम लोग देखेंगे एफडब्ल्यू टेलर का टेक्निक। लोअर लेवल में देखिए क्या बोलता है, ओवरसीज डेली ऑपरेशन, सारा ऑपरेशन को डेली देखता है। डायरेक्टली सुपरवाइज भी करता है। एम्प्लॉइज एंश्योर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड आर मीट कंसिस्टेंटली, सारा का सारा जो भी परफॉर्मेंस है, टास्क है, वो सब कॉन्स्टेंटली हम लोग अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये भी देखना। क्लियर। ये सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इसमें कौन आता है, इसमें आपका लिया सुपरवाइजर, टीम लीडर, ठीक है, फोरमैन, इंस्पेक्टर एंड यूनियन लीडर, ये लोग सब इसमें आता है। और इसके नीचे होता है हम लोग का वर्कर। समझ आ पाए काम क्या क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या, कौन कौन आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या, कौन कौन आता है, लोअर लेवल का काम क्या होता है, कौन कौन आता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, 5 हम लोग का है, इसको बोलते हैं पोर्ट्स सी। कौन प्रोवाइड किया है, हेनरी फाइल प्रोवाइड किए हैं, हेनरी फाइल हम लोग को प्रोवाइड किए हैं ये पोर्ट सी, ठीक है। क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 हम लोग का है। प्लानिंग क्या बताता है हम लोग का, थिंकिंग बिफोर डूइंग, जो भी काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं, दैट इज प्लानिंग। सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, मेथड्स टू अचीव देम विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो भी हम लोग का डिसाइड किए होते हैं, उन सबको क्या करना, अचीव करना एक टाइम फ्रेम के अंदर में। जैसे आप लोग को 12th पास करना है 2026 में ही ना, 2026 में रिजल्ट चाहिए कि 2030 में चाहिए, नहीं हमको सर 90% रिजल्ट चाहिए, तो 26 में ना चाहिए भाई आपको कि 2030 में चाहिए सर 26 में, तो ये टाइम फ्रेम में प्लानिंग ये भी हम लोग का सेट करता है। ऑर्गेनाइजिंग ये क्या करता है ना, अरेंज करता है सारा का सारा काम को। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, गेटिंग पुट टुगेदर ऑल एक्टिविटीज, जो प्लानिंग में सोच करके रखा है उन सबको एक जगह लाता है ताकि हम लोग का जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क होता है उसको किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। अरेंजिंग रिसोर्स, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरेंज करना सारा रिसोर्सेज को, टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। सिस्टमैटिकली टू इम्प्लीमेंट प्लान्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, वापस से एफिशिएंटली सब सारा का सारा प्लान्स को इस तरीके से सेटअप करना कि सब अचीव किया जा सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। स्टाफिंग में रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, इन सब का प्रोसेस को देखेंगे। जो भी हम लोग का एम्प्लॉइज रहेगा सही से काम कर रहा है कि नहीं उसको हम लोग देखेंगे। और सबको, सबसे बड़ा बात, सबको जो जिसके लायक है उसको वहां बैठाना। कोई अगर सेल का काम, मार्केटिंग का काम देखता है तो उसको मार्केटिंग में बैठाना, ये हम लोग का स्टाफिंग कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टिंग। अब देखिए आप लोग काम पे बैठा दिए वर्कर को, उसके बाद आता है ना डायरेक्शन प्रोवाइड करना। डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, लीडर, ठीक है। लीडर क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्या काम कैसे करना है, कौन काम कर रहा है कि नहीं, काम कोई नहीं कर पा रहा तो उसको मोटिवेट करना, काम सही तरीके से करे, ठीक है उसको मोटिवेट करें। कंट्रोल, अब आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग एक वर्ड से आप समझिएगा ना, कंट्रोल या कंट्रोलिंग जो होता है, यहां पर हम लोग देखेंगे जो मैंने सोच करके रखा था, मैंने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है तो बढ़िया, अगर माइनस हो रहा है तो भी बढ़िया। कंट्रोलिंग दोनों फेस में रिक्वायरमेंट होता है, मतलब प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस जो मेरा था एंड वी विल कंपेयर इट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बीच का जो डेविएशन आएगा ना, कम या ज्यादा का,
उसी को देख करके हम लोग का कंट्रोलिंग वर्ड आता है। पहले जो सोचा था वो और अभी जो हो रहा है और अभी जो हो रहा है वो, उन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग कंट्रोल करेंगे कि कम आया तो क्यों कम आया, कहां फॉल्ट है, कौन गद्दारी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, ठीक है। और ज्यादा आएगा तो बहुत अच्छा आती उत्तर, अरे इन लोगों पार्टी दो भाई। लेकिन मैंने ही इन लोगों को कम समझ के रखा था, इसीलिए मुझे 1,000 नहीं, मुझे 10,000 सोच के रखना था चाहिए था गुड्स, तब ये लोग कर पाता। क्या 1,000 बहुत मुश्किल से की है सर, ऐसे क्यों कर रहे, 10,000 छोड़ रहा हूं मैं आज से काम, ठीक है। बस कंट्रोलिंग यही पे हम लोग का आता है, समझा पा रहे कंट्रोलिंग। चलिए ये हुआ। अब है कोऑर्डिनेशन, मीनिंग, फीचर्स एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एकदम शॉर्ट में, एकदम ब्रीफ शॉर्ट में। मीनिंग, coordination is the harmonization of a group effort and activities to achieve a common organizational goals through unified actions and synchronized teamwork। ये क्या करता है, एक इतना लंबा आपको डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बस ये याद रखना है। ये क्या करता है, लोगों को एक साथ लेकर के आता है ताकि लोग एक साथ मिलकर के काम कर सके। हार्मोनाइजेशन ऑफ अ ग्रुप एफर्ट, सभी लोगों का काम को एक साथ लेकर के और लोग सब मिलकर के काम करें, यही मेन हम लोग का कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और इसको मैनेजमेंट का ना एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं, एसेंस एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है ना वो हर जगह लगता है, प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कुछ भी हो, सब जगह क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, सब कुछ सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, दैट इज कम्युनिकेशन। फीचर्स, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ये हर जगह एप्लीकेबल है। दैट डजंट मीन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट हर जगह नीडेड है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, आज किए कल नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, वी हैव टू कंटिन्यू इट जस्ट बिकॉज वी वांट रिजल्ट, और रिजल्ट एक दिन से नहीं आता, रिजल्ट हम लोग को बार बार मेहनत करना पड़ता है तो हम लोग को रिजल्ट मिलता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेटिव फंक्शन, इंटीग्रेटिव फंक्शन मतलब एक साथ लेकर के आना, हार्मोनाइजेशन बोले या यूनिटी बोले, सारा काम को एक साथ लेकर के आना, एक जगह लेकर के आना, ताकि सब लोग मिल करके सब लोग काम कर पाए। देख रहे हैं ना यहाँ पर डायग्राम में जो बना हुआ है, सभी लोग एक जगह बैठे हुए, एक जगह बैठ करके देख रहे हैं कि क्या किसका प्रोजेक्ट है, क्या किसका टास्क है, बस उसके अकॉर्डिंगली काम को करना है। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर, जैसा देश वैसा भेष, तुरंत चेंज कर लेता है, एवर चेंजिंग, ठीक है, एवर चेंजिंग, जैसे जगह सिचुएशन होगा वैसे वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेगा। ये हुआ। प्रिवेंट, अब आते हैं इसका इंपॉर्टेंस में, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में कोई झमेला होने नहीं देगा। देखो जब बात करोगे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, ये वही बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हमको नहीं चाहिए। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, देखता है कि सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सब लोग साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज को ये देखता है। इंप्रूव इफिशियंसी, ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी को इंप्रूव करता है, इफेक्टिवनेस को नहीं, इफिशियंसी को। ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर्स होता है ना, उसको काम समय पे प्लस सही काम चाहिए, समय पे चाहिए प्लस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम चाहिए, ठीक है। फोस्टर टीम वर्क, और ये क्या करता है, लोगों को बाध्य करता है कि भाई बहन सुन, सब साथ में काम कर, सब लोग साथ में काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, साथ में काम नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा, तो वी हैव टू एक साथ काम करेंगे, ठीक है, ये चीज। अब लास्ट ये पॉइंट मैं खुद से आप लोगों को ऐड किया हूं, द हर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, द हर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ये क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसको मैं पूरा कंबाइन करके ला दिया हूं, सारा का सारा टॉपिक्स को, मैनेजर्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हो, कोऑर्डिनेशन हो, वो इंपॉर्टेंस हो, वो मैनेजमेंट का फंक्शंस हो, सब चीज को लेकर के क्या है, ये हर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस है, ठीक है। टोनी स्टार्क, कुछ सुना है, आयरन मैन, उसका जो आर्क रिएक्टर है वही उसका दिल है ना, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का दिल है। अगर सही प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो एंड ग्रो। अगर नहीं कर पाइएगा तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन आज डूबता है, रीजन क्या होता है उसका, रीजन यही होता है कि वो लोग अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, सारा टास्क को अच्छे तरीके से वो लोग ये मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग देते हैं आपको 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन इसका, ठीक है। चलिए चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 का फटाक से हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अब चैप्टर 1 जिस तरीके से हम लोगों ने सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया, चैप्टर 2 का भी उसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सारा कवर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट समझ लिया, प्रिंसिपल मतलब अ सेट ऑफ अ मैनेजमेंट्स का सेट, बंडल, पूरा का पूरा काम करना कैसे है, कैसे मदद करेगा ये मैनेजर्स का, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ये हेल्प करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा काम इफिशिएंटली हो पाए। यूं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ नहीं है, जस्ट जनरल गाइडलाइंस है जो कि फंडामेंटल ट्रूथ पे बेस्ड करता है। उसी के अकॉर्डिंगली क्या करता है, ये मैनेजर्स को इनसाइट्स प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजर्स एक प्रॉपर सही डिसीजन ले पाए और जल्दी से जल्दी सही तरीके से इफेक्टिव मैनर में वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, ठीक है। ये हम लोग का कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल गाइडलाइंस दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको, मैनेजर्स को, फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, सही तरीके से डिसीजंस लिया जा सके, एक इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड किया जा सके। दिस प्रिंसिपल सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स मैनेजर्स टू कंटेन रिसोर्सेज, गाइड टर्म्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी है, जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है, वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनर में, एफिशिएंट मैनर में क्या किया जा सके, उसको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। यही क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ताकि सब कुछ सही तरीके से कर पाए कौन, मैनेजर्स, ठीक है। चलिए हम लोगों ने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अनलाइक किस तरीके से पहले चलता था, रिजिड रूल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दैट, रिजिड रूल्स, मैनेजमेंट प्लेक्सिबल्स आर principles are flexible guidelines that can be adapted to various organizational contexts and situations whilst maintain their core effectiveness। मैनेजमेंट क्या करता है, फिट हो जाता है सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन में और उसका सब कुछ सही तरीके से काम कराता है। जैसे एफडब्ल्यू टेलर का आप लोगों ने नाम सुना है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ही। बैथलम बोल करके वो इंडस्ट्री में काम करते थे, 400 इफिशियंसी, 400 मतलब समझ लीजिए प्रोडक्शन उनका बढ़ा दिए थे, 400% प्रोडक्शन बढ़ा दिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स का केवल इस्तेमाल करके। उनका कुछ नाम था, कुछ प्रिंसिपल्स था, वो बोले कि ये फालतू का रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को मतलब कि सिस्टम्स को फॉलो करेंगे तो वी विल अनेबल टू अचीव आवर गोल, वी विल अनेबल टू कंप्लीट आवर ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम लोग को जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वी कैन फुलफिल विद इन अ टाइम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ लिए, अब आते हैं थोड़ा डिफरेंस में, क्योंकि इसका डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि आप लोगों को पता है, अ सेट ऑफ थ्योरीज, साइंस भी तो वही है, शायद साइंस भी तो हम लोग का वही कहलाता है ना, सेट ऑफ थ्योरीज, बट दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने जैसा देश वैसा भेज के अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे सपोज करो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है जो हम लोगों को बताता है क्या, जो हम लोगों को बताता है कि काम को छोटा 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 इस समय बांट दीजिए, जो काम एक आदमी कर रहा है वो काम आप 10 आदमी से करवाइए, ठीक है, तो काम जल्दी होगा, नो डाउट काम जल्दी होगा। मान लीजिए खेत में कोई काम करने गया है, खेत में एक लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग को लगा दिए, फटाफट काम हो जाएगा, है ना। बट ठीक उल्टा करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग दर्शन करने गए वैष्णो देवी, अब बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बोलना क्या चाह रहे हैं, दर्शन करने गए, अब जल्दी जल्दी सब करेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लाइन नहीं लगेगा। एक आदमी का एंट्रेंस गेट है, 10 आदमी को ढुका दी हम लोग, काम बढ़ गया ना फिर काम घटने की जगह। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये अपने अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल होता है, जहां जैसा रिजल्ट, जहां पे जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंगली ये फिट हो जाता है ये। बट प्रिंसिपल ऑफ साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, बॉल ऊपर फेंको, सिचुएशन कोई भी वो नीचे ही गिरेगा, है ना। ग्रेविटी ग्रेविटी का फंडा, और कोई वस्तु या कोई भी थिंग जब तक क्या नाम है, कोई स्पीड में कोई चीज चल रहा है तो वो भी क्या रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक इस पे कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये तो थर्ड रूल है, सेकंड रूल था जो अभी बोले हम, ठीक है। तो ये जो रूल है, सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, साइंस अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी ही बनेगा,
ये हम लोग का साइंस बताता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस में। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, ये फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल नहीं है, रिजिड और एग्जैक्ट है। कंटेक्स्ट डिपेंड एप्लीकेशन, जैसा जगह जैसा जिस सिचुएशन पे होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, जबकि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर जगह एक जैसे एप्लीकेबल होता है। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड करता है, ह्यूमन किस बेसिस पे काम कर रहा है, कैसे रिएक्शन, उसका रिएक्शन टाइम क्या है किसी भी काम को करने का, उसके ऊपर बेस्ड करता है। और ये क्या है, नेचुरल लॉ, बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज, नेचुरल का जो नेचर का जो नियम है उसके ऊपर ही बेस्ड करके ये काम करता है। ठीक है, नेचर का नियम, बारिश जो ऊपर से हो रहा है, पानी यहाँ पर आया, उसके पीछे साइंटिफिक ये क्या है, रीजन क्या है, इवोपरेशन, इवोपरेशन से वो पानी बादल बनता है, फिर जाके बादल से पानी नीचे आता है। बट अगर हम लोग आएंगे स्पिरिचुअलिटी वगैरह में तो भगवान जी बारिश करवा रहे हैं, ये चीज। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन द नेचर लॉज, रिलेटिव इन नेचर। इसका जो आंसर आता है ना, कभी आपको 100% एग्जैक्ट नहीं आएगा। आप बोल रहे हो कि 100% रिजल्ट आएगा, बट वो कभी 100% नहीं आएगा। 99 हो सकता है, 95 हो सकता है, 99.9 हो सकता है, लेकिन 100% नहीं। बट इन केस ऑफ साइंस, प्योर साइंस, एकदम एब्सोल्यूट। ये पेन कितने सेकंड में नीचे गिरेगा एग्जैक्ट बताया जा सकता है ना। इसका वेट और बाकी मेजरमेंट, स्पीड वगैरह मेजरमेंट करके एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। ये साइंस है, एकदम एब्सोल्यूट रिजल्ट देता है, जबकि ये रिलेटिव ये पता नहीं कब तक ठीक होगा मेरा तबियत। डिवीजन ऑफ फर्क बोले तो ये एब्सोल्यूट इन नेचर, हम लोग को एकदम रिजल्ट और प्रॉपर एकदम कंफर्म रिजल्ट हम लोग को इससे मिलता है, कोई रिलेटिव नहीं मिलता साइंस में। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इसका रिजल्ट आता है, 100% एक्यूरेटी नहीं, 100% एक्यूरेसी नहीं होता। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंस। अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स। नेचर क्या है, सबसे पहले ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस, हर जगह एप्लीकेबल है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ एप्लीकेबल और यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह। हाँ, कम और ज्यादा एप्लीकेबल हर जगह होगा। वो कल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हो, छोटा इंडस्ट्री हो, बड़ा इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट सीकिंग हो, नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, कुछ भी हो, सब जगह एप्लीकेबल होगा। बिहेवियरल फाउंडेशंस, हाँ, ये बिहेवियर्स पे बनाया गया, थोड़ा ह्यूमन कैसे काम करता है। हम लोग को ये 8 घंटे का टाइमिंग क्यों फिक्स किया गया है काम करने के लिए? 8 घंटे का टाइमिंग इसलिए फिक्स किया गया ताकि लोग सही तरीके से काम करें पूरा का पूरा 8 घंटा। और 8 घंटे के बीच में गैप भी देना जरूरी है। ये गैप का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ये गैप का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि आदमी कंटिन्यूसली 8 घंटा काम करते करते थक ना जाए, बोर ना हो जाए। स्कूल से बच्चों को पढ़ाने के बीच में फिर जाकर टिफिन का समय दिया जाता है, क्यों? मेन मकसद खाना नहीं होता है, मेन मकसद होता है माइंड को रेस्ट देना। ये तो ये सब देखा गया है, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बेस पे क्या किया गया, इसको बनाया गया है। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न, सोशल डायनेमिक्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी, अडैप्ट टू स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस विथ मेंटेनिंग कोर इफेक्टिवनेस एंड रेलेवेंस। सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली काम करना, बोला ना। मेंटेन कोर इफिशियंसी और रिलेवेंस, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जैसा सर्कमस्टांसेस आएगा, जिस बेसिस पे जिस तरीके से देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैटर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों मैटर करता है? ये देख रहे हो इन लोगों को क्यों खुश है? क्योंकि इन लोगों ने मैनेजमेंट किया सही समय पे, इन लोगों ने मैनेजमेंट किया सही तरीके से, इसीलिए खुश है। हाँ, बस जीत गए, समझ में आ गया, जीत गए हो। ठीक है, ये चीज इनहैंस डिसीजन मेकिंग। ऐसा बात नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, बस बात ये है ना, अगर आप मैनेजमेंट करोगे ना तो आप सही तरीके से प्रॉपर डिसीजन और इनहैंस कर पाओगे अपने डिसीजन को। ठीक है, अभी सामने दुर्गा पूजा आ रहा है हम लोगों का। दुर्गा पूजा में अगर पूरा मैनेजमेंट कर लोगे ना, और कोलकाता का दुर्गा पूजा खास करके आप 5 दिन 6 दिन जो भी मिलता है कंप्लीट नहीं कर पाओगे 6 दिन भी घूम करके पूरा का पूरा। इतना पेंडल्स इतना धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो एटलीस्ट 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो कवर कर ही लोगे। ऐसा बात नहीं है अगर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो घूम ही नहीं पाओगे, घूम पाओगे, बट क्या होगा, उस हिसाब से घूम नहीं पाओगे।
ये क्या करता है, इनहेंस करता है। मैनेजमेंट क्या करता है ना, आपके डिसीजंस को इनहेंस करता है। कोई भी काम आप कर सकते हो, बट ये क्या करता है, उसको और अच्छे से करने में मदद करता है। इम्प्रूव इफिशियंसी, इफिशियंसी को ये इम्प्रूव करता है। स्टिमुलाइन ऑपरेशंस एंड एलिमिनेट वेस्टफुल प्रैक्टिस थ्रू प्रूवन मेथोडोलॉजीज। ये क्या करता है, वेस्टफुल चीजों को ना एलिमिनेट करता है, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करता है। बहुत लोग काम के बीच में फाकी मारते हैं, काम कर रहे हैं फाकी मार रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसे करो सब चल रहा है, ठीक है। ये क्या करता है ना, उसको थोड़ा सा हटाने में, वेस्टफुल जो चीज है उसको काटने में मदद करता है ये चीज। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशंस एनेबल इफेक्टिव कोलैबोरेशंस। आज देखो ना, बहुत सारा सिंगर लोग है, वो बहुत सारा बड़ा बड़ा बिजनेसेस है, वो लोग आपस में ना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। क्यों कोलैबोरेशंस कर रहे हैं? ईडी शरीन अरिजीत सिंह के साथ गाया, क्यों? मन कर रहा था उसका गाने का? इन लोग के पीछे कुछ रीजन होता है ना। ईडी शरीन ने भी आपके इसका दिलजीत दोसांझ के साथ भी उसके कॉन्सर्ट में आया था ना। क्यों भाई, क्यों मन कर रहा है उसका? नहीं, इंडिया में तो उसका फैन बेस है ईडी शरीन का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आकर के जो इंडिया के गानों में इंडिया के साथ, इंडिया के सिंगर्स के साथ जो गा दे रहा है, इससे क्या हो, उसका फैन फॉलोइंग और भी बढ़ रहा है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन करके, कोलैबोरेशंस करके, तो मैनेजमेंट इसमें भी इंप्रूवमेंट, इसमें भी मदद करता है ये सब चीज करने के लिए। तभी आपका हैप्पी फेस बन पाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तब, ठीक है। हेनरी फायल, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इस चैप्टर का एक टॉपिक जहां से क्वेश्चन 200% श्योर आएगा ही आएगा। पहले इनको देख लीजिए, हेनरी फायल है, एकदम स्मार्ट बंदा है, मस्त मुस्टैच है, ठीक है। क्या हेनरी फायल का जन्म हुआ 1841, 1841 में, इनका डेथ हुआ 1925 में। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है, मैनेजमेंट थ्योरीज प्रोवाइड किए हैं और रिवोल्यूशनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इनका जो थ्योरीज है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एक तो रिवॉल्यूशन से कम नहीं है, विद्रोह ला दिए अपने थ्योरीज के वजह से मार्केट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशंस में। क्या क्या ये हम लोग को प्रोवाइड किए थे? कंट्रीब्यूशन का बात करें, अच्छा सबसे पहले इनका देख लेते थोड़ा सा बारे में। हेनरी फायल developed the first comprehensive theory of a management, introducing the concept of administrative management. Who is the father of administrative management? The father of administrative management is Henry Fayol. His work at the French mining company, वो कहाँ पे काम करते? माइनिंग कंपनी में काम करते थे। That management could be taught and learned systematically. वहीं पे क्या किए थे? मैनेजमेंट को, मतलब कि मैनेजमेंट जो है सिखाया जाता है और इसको लर्न किया जा सकता है तो सिस्टमैटिकली थ्रू। फाइल आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसके द्वारा? 5 की मैनेजमेंट फंक्शंस के द्वारा। क्या क्या 5 की मैनेजमेंट है? तो वो है पोर्ट्स सी, PODSC, पोर्ट्स सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल, पोर्ट्स सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 प्राइमरी फंक्शन इन्होंने प्रोवाइड किया। ये याद रखिएगा कितने फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस फंक्शंस रिमेन फंडामेंटल मैनेजमेंट एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस टुडे। आज के टाइम पे बन चुका है फंडामेंटल मैनेजमेंट एजुकेशन। और क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है? 14 प्रिंसिपल्स, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी एंड कंटिन्यू टू गाइड मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। और मैनेजमेंट को क्या, मैनेजर्स को क्या वर्ल्ड वाइड वो गाइड करने लगे, किस तरीके से आपको काम करना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा। ये सब चीज को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्राइमरी फंक्शन कितना होता है, कौन प्रोवाइड किया है? तो प्राइमरी फंक्शन आपका समझ में आ गया, हेनरी फायल प्रोवाइड किए हैं, 5 होता है। पोर्ट्सी याद रखिएगा, आपको याद रहेगा प्राइमरी फंक्शन। इनका जन्म कब हुआ था? 1841 में। इनका डेथ कब हुआ था? 1925 में। ये क्या थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। अब देखते हैं हम लोग 14 प्रिंसिपल। यहाँ पे पूरा प्रॉपर टेबल में आ नहीं रहा था और इसको हमको बताना था आप लोगों को कोड के थ्रू, तो यहाँ मैंने व्हाइट पेज रखा है। CUESI, दूसरा डोज
ये है 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फैन। क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड decentralization of authority। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये बोलते हैं ना, देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं ना, समटाइम्स उनको पावर एंड अथॉरिटी देने का नीड होता है और समटाइम्स उनको पावर एंड अथॉरिटी उन लोगों को देने का नीड नहीं है, उनसे ले लेना पड़ता है। जैसे मैं एक स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्कूल में क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल होते हैं, देखना, वो सभी क्लास टीचर्स को क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि आप लोग अपने क्लास के बच्चों को अच्छे से रखिए, अच्छे संभाल करके रखिए, वो लोग सही तरीके से सब लोग काम करें, ठीक है। जैसे इस एंड होता है ना सीजन, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा पावर ले लेते हैं अपने पास। जब न्यू एडमिशन होता है तो पूरा का पूरा पावर प्रिंसिपल्स के पास होता है। ये बोलते हैं जब जरूरत पड़े तो आप क्या कीजिए, अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए ताकि सब मोटिवेट रहे, काम अच्छे से करें, और जब जरूरत पड़े तो आप उसको सेंट्रलाइज कर लीजिए, मतलब पावर को अपने पास रख लीजिए। सीजिंग ऑफ पावर या सीज ऑफ ऑल पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या देखेंगे, सिस्टमैटिक वे में सभी लोगों को जो हम लोग अथॉरिटी बांटते हैं और पावर ऑफ अथॉरिटी दे देते हैं ताकि वो लोग डिसीजंस ले पाए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। पहला हम लोग को बताएं। दूसरा में क्या बोले, यूनिटी ऑफ कमांड, एंड ये दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां से यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कारण है इसके पीछे। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है हम लोगों को, यूनिटी ऑफ कमांड बताता है ना, एक समय पे एक वर्कर को एक हेड क्या करेगा, एक काम प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर मैं अमित को गाइड कर रहा हूं या अमित को कोई काम दे रहा हूं तो एक टाइम पे मैं ही केवल अमित को काम दूंगा, ठीक है। उसको राहुल आकर के भी काम नहीं देगा कि राहुल आकर के बोल रहा भाई मेरा भी तुम काम कर दो, नहीं। ये बोलते हैं अगर आप एक समय पे एक वर्कर को एक काम दीजिएगा तो वो काम सही होगा, वो फाकी नहीं मार पाएगा, काम गड़बड़ी नहीं करेगा, काम सही तरीके से करके देगा, आपको काम समय पे करके देगा, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करके देगा। लेकिन जहां उसको 2-3 काम थमाइएगा ना, फाकी मारेगा काम में, काम सही टाइम पे करके नहीं देगा, कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा आपका, ये सब चीजें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है हम लोगों को कि एक प्लान को अचीव करने के लिए एक बॉस होना चाहिए। एक प्लान को अचीव करने के लिए कितना बॉस होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, वही काम करे, वही उसी के अंडर में रह करके पूरा का पूरा काम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है और बॉस है कन्हैया सर, तो कन्हैया सर ही केवल क्या करेंगे, उसको गाइड करेंगे कैसे काम करना है नहीं करना है। कोई और बगल से आकर के नहीं बोलेगा कि नहीं मैं अब गाइड करूंगा, नहीं नहीं नहीं। एक प्लान के लिए एक बॉस रहेगा, वही गाइड करेगा पूरा का पूरा काम, ठीक है। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन जो प्रोवाइड किया जाएगा एक ही लोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग ई से इक्विटी। इक्विटी मतलब यहाँ शेयर, इक्विटी शेयर वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इक्विटी का मैं बात कर रहा हूँ बराबर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबको बराबर का हक मिलना जरूरी है, वो मैनेजर हो या फिर एक स्टाफ हो। मान लीजिए कोई मैनेजर का भतीजा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चाचा भतीजा काम करता है और उसको बहुत प्यार करता है अपने भतीजा को। गड़बड़ी काम करेगा तब भी बढ़िया, रेमुनरेशन बढ़ाएगा, बोनस देगा, उसको सैलरी समय पे देगा। और एक पर्सन है जो बहुत अच्छे से काम कर उस पर ध्यान नहीं दे रहा, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए, वो मैनेजर हो या वर्कर हो चाहे कुछ भी, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन में एक फेथ बना रहेगा। ई हुआ। अब देखेंगे हम लोग एस स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, ये हम कोड क्यों लिखे पता है, ये कोड आप लोग याद कर लीजिएगा, CUESI दूसरा डोज, ये कोड याद रहेगा आप लोगों को, आपको 14 प्रिंसिपल याद रहेगा, वरना 14 प्रिंसिपल आप लोग याद नहीं कर पाओगे, एक करोगे एक भूल जाओगे। लेकिन ये कोड आपको याद रहेगा तो आप 14 प्रिंसिपल कभी भूलोगे ही नहीं, याद रखो कि हाँ सर ने मुझे कुछ बताया था और मैं इसे भूल नहीं सकता। CUESI दूसरा डोज, ठीक है। इस कोड को बनाने के पीछे भी मेरा एक कहानी था, बाद में कभी बताऊंगा आप लोगों को। स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी।
स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी क्या बताता है? स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी एकदम सिंपल सा फंडा है, मैं यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बताता है अगर यहाँ से कोई भी काम आया, कोई ऑर्डर आया, तो वो ऐसे फॉलो होना चाहिए, वो ऐसे फॉलो होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ऑर्डर डायरेक्ट यहाँ नहीं जाना चाहिए। वो क्या होगा, प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे करके वो फॉलो होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को पता होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे काम को किया जा रहा है ये पता रहेगा, सभी को पता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो सभी स्टाफ्स को एटलीस्ट पता होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में फेथ बना रहने के लिए, वरना आप काम कर रहे हो कहीं पे आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको बाहर से लोगों से पता चल रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी कुछ होने वाला है, तो बुरा लगेगा ना आपको। इसीलिए क्या पूरा का पूरा ये फॉलो होना चाहिए। हाँ, अब समझ रहे आपको एक तो डाउट आने वाला है, सर अगर ये फॉलो करेगा, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है आपका परचेज मैनेजर और उसको डायरेक्ट बात करना है सेल्स मैनेजर से, ठीक है ना। अब वो क्या कैशियर के पास जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर के पास में जाएगा, फिर मार्केटिंग एंड सेलिंग के पास जाएगा, फिर सेलिंग के पास जाएगा। परचेज मैनेजर को बात करना है, सेलिंग से उसको पता करना है कितना क्या गुड्स क्या क्या प्राइस है, सेल वेल हो रहा है, ये सब चीज के रिगार्डिंग में। तो सबको अभी बताना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी इसको बहुत अर्जेंट है। तब ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के बात करेगा, इससे क्या करेगा, डायरेक्ट उससे जाकर के बात करेगा। जब डायरेक्ट उससे जाकर के ये बात करेगा बिना विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी, ये हम लोग का कहलाएगा गैंग प्लैंक। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, गैंग प्लैंक। जब स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी को फॉलो नहीं किया जाता है, जब क्या नाम है आपका, टू सेपरेट डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी, दैट इज गैंग प्लैंक, दैट इज गैंग प्लैंक। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमको तो लगता है कल क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म शायद देखो आ ही जाए इस क्वेश्चन से, ठीक है। स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी ये हम लोगों ने देखा, एस देख लिया। आई देखते हैं इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ा सा ना एम्प्लॉयज को ना इनिशिएट करना जरूरी है, उनको ये फील कराना जरूरी है कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ, एक तो आपका पद है, आपका कुछ वैल्यू है, आपका कोई डेजिग्नेशन है। कैसे हम लोग उसको फील कराएंगे, एकदम सिंपल हम लोग उसको फील करा सकते हैं। उसको थोड़ा सा पावर दे दिए कि कोई भी काम होता है ना तो तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले लो जो सही तुमको लगता है, बार बार मेरे पास आने का नीड नहीं है। तो उसको फील होगा कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है, तो दैट इज इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज है, उनको थोड़ा सा पावर देना ताकि वो लोग सही तरीके से काम करें और उनको फील हो कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हिस्सा है। इनिशिएटिव देखे। अब देखते हैं हम लोग डी, ये आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, इससे पहले भी इसके बारे में लोग डिस्कस की। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बताता है, डिवीजन ऑफ वर्क एक ऑथोरिटी है, एक आपका क्या नाम है, प्रिंसिपल है। ये बताता है कोई भी काम है ना उसको आप बांट दीजिए, एक काम है तो इसको आप बांट दीजिए, काम जल्दी होगा। काम क्या होगा, जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप अकेले पूरा का पूरा ये काम करेंगे तो आपको पूरा काम करना है पूरा का पूरा, लेकिन अब 4 लोग मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, वो आपका पोर्शन का काम कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जिस पोर्शन में जिस टॉपिक पे काम कर रहे होंगे आप उसमें इफिशिएंट हो जाइएगा, काम जल्दी खत्म होगा, ठीक है। ये हम लोग का कहलाएगा डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दीजिए, अकेले मत कीजिए, काम को बांट दीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कहाँ गया, CU, अच्छा CUSI दूसरा डोज। डी देख लिया हम लोग, आते हैं यू भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं फिर से एस से, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये हम लोग को क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बताता है कि देखिए एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया ना, आप उससे स्टार्टिंग में मत समझ लीजिए कि आपको 110% एकदम काम करके बढ़िया देगा। उसको काम सीखने तो दीजिए, थोड़ा सा काम करने तो दीजिए। आप भी कहीं पे जाइएगा काम करने के लिए, आप सोचिएगा कि आप 100% डे 1 में काम करना शुरू कर दीजिएगा, ऑफ कोर्स नॉट। आपको आप समय लीजिएगा, थोड़ा सा काम को समझिएगा, काम को किया कैसे जाता है, उसके बाद ना आप 100% में काम दे पाइएगा। तो दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल। यहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन है थोड़ा सा उसको स्टेबल होने का समय देंगे ताकि वो लोग सही तरीके से काम कर पाए और काम सीख भी तो पाए। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल। अब देखेंगे हम लोग
ये एस भी खत्म किया। अब आते हैं हम लोग रेमुनरेशन पे। सही समय पे अगर आप कहीं ऑफिस में मान लीजिए काम करते हैं या फिर कोई भी आप तो नहीं कर रहे होंगे, सॉरी, या हो सकता है कर भी रहे होंगे, बट अगर कोई आपका भैया दीदी घर वाले कोई भी काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनसे पूछिए ना सैलरी का वैल्यू क्या होता है। इवन आप लोगों को भी पता है सैलरी का वैल्यू क्या होता है, तो उनसे नहीं भी पूछेंगे तो चलेगा। सैलरी का वैल्यू ना भाई, ये जो काम करता है उनसे जाकर के पूछो क्या होता क्या। रेमुनरेशन करने का तात्पर्य वही है कि भाई आप सही समय पे सैलरी प्रोवाइड करो। अगर आप बोल रहे हो 7 तारीख को मंथ में प्रोवाइड कीजिएगा, तो प्लीज 7 तारीख को कर दीजिए ना। वो आंखों में चमक रहता है कि आज सैलरी क्रेडिट होने वाला है बैंक में, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हाँ चलो आज मेरा सैलरी मेरे को आने वाला है। रेमुनरेशन करने का मतलब आप जिस भी एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं उनको समय पे उनको पेमेंट कर दीजिए। अगर आप उनको समय पे उनका पेमेंट कर दीजिएगा, उनको भी अच्छा फील होगा, वो आपका कंपनी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, रेमुनरेशन। अब है ए, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताएगा? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ ऑथोरिटी भी दीजिए उनको, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। ऑथोरिटी करने का मतलब है मेरा ये कि पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, आप किसी को पावर दे रहे डिसीजन लेने का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का मतलब क्या है कि आप किसी को दायित्व दिए हैं काम करने का, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइन जॉब, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये देखिए। अब आते हैं हम लोग डी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। सब कुछ डिसिप्लिन के हिसाब से होगा तभी आप अपना कोई भी चीज को अचीव कर पाइएगा, गोल वगैरह टारगेट वगैरह जो भी रहेगा। अदरवाइज आप कुछ अचीव नहीं कर पाइएगा अपना ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब यहाँ ऑर्डर देने से नहीं है, ये तुम ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये चीज नहीं। ऑर्डर मतलब जो जहां आपका सामान है उसको वहां पे रखो, जो जहां का सामान है उसको वहां पे रखो। इससे आपका बहुत समय बचेगा, आपको डबल डबल सामान खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका वेस्टेज नहीं होगा सामान का। ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप ऑर्डर में सब कुछ रखते हो ऑर्डरली। टूल किट मान लीजिए, टूल किट स्टोर रूम में होना जरूरी है ना ऑफिस में होना जरूरी है। कंप्यूटर डेस्कटॉप जहां पे काम करना है वो ऑफिस में होना जरूरी है ना, वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउस में होना जरूरी है, फैक्ट्री में होना जरूरी है। जहां पर जो चाहिए मशीनरीज ऑफिस में होना जरूरी है ना, वो फैक्ट्री में होना जरूरी है। जो जहां पर चाहिए उसको वहां पे रखो, ये कहते हैं ऑर्डर में। अब क्या है एस, एस हम लोग का हाँ एस था ना, एस हम लोग का हो जाएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ, सबऑर्डिनेशन नेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में है ना, देखिए एक एम्प्लॉय का खुद का इंटरेस्ट होता है, इच्छा काम करने का, क्या उसका मकसद क्या है ये, और एक मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ये बोलते हैं आप लोग अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए, आपका सैलरी बढ़ते रहेगा। अब अच्छा से काम नहीं कीजिएगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। एकदम सिंपल सा फंडा में काम करो, जैसे काम करोगे वैसे बढ़ेगा। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं ना जोड़ दीजिए, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है ना उसको जनरल इंटरेस्ट में बदल दीजिए। ये कौन? हेनरी फायर। स्पिरिट डी कॉप लास्ट है ना, वो देख लिए, एस देख लिए, और स्पिरिट डी कॉप, डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, सबके साथ में काम नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। ऑर्गेनाइजेशन का एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर आगे चलना है तो सबके साथ चलना है, नहीं साथ में चलिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि सब आप नहीं कर सकते ना। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग होते हैं जो सब मिलकर करते हैं काम, सब सोचिएगा कि आप ही कर दीजिएगा तो कैसे होगा, नहीं ना हो पाएगा। ये 14 प्रिंसिपल देखिए, 14 प्रिंसिपल में ये हम लोग को समझाया गया ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन को आगे बूस्ट किया जा सकता है बिना किसी समस्या का। एफडब्ल्यू टेलर गिवन, एफडब्ल्यू टेलर गिवन अस 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेज, 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एक्चुअली 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बट हम लोग यहाँ पर 5 ही पढ़ेंगे जो कि हम लोग का सिलेबस में है। एफडब्ल्यू टेलर पायनियर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर हम लोग इनको बोल सकते हैं फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या है? फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। क्या क्या इनके साथ है, क्या क्या दिए देखिए।
इनका जन्म हुआ 1856 में, डेथ हुआ 1915 में। ये रिवॉल्यूशनलाइज्ड इंडस्ट्री मैनेजमेंट थ्रू हिज साइंटिफिक अप्रोच। एक अप्रोच के थ्रू क्या किए, एक तो रिवॉल्यूशंस क्रिएट किए। और वो रिवॉल्यूशन क्या था, बेथलम में वो कहीं पे बेथलम में काम करते थे, बेथलम स्टील में काम करते थे। 400% थ्रू मॉडर्न मैनेजमेंट इंक्रीज किए थे उनका इफिशियंसी 400%। ठीक है, 400% इंक्रीज किए थे, समझ रहे, उसका जो वर्किंग कंडीशन था उससे इंप्रूव किए थे। तो इन सब चीज को लेकर के इनको पूछा जाता है। ये बोलते हैं ना रूल ऑफ थंब, मैंने ऐसा कहा तो ऐसा होगा, इन सब चीज फालतू चीजों को हटाओ, साइंटिफिकली क्या सही है उस पर काम करो, वो देखो। His work laid foundation industries, engineers and modern production management। ये मॉडर्न प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे काम करते हैं, पुराना घिसा पिटा टाइप ऐसा कुछ नहीं। बोलते हैं क्या होगा, क्या कैसे, देखिए प्रिंसिपल इनका क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब करने का मतलब ना मैंने ऐसा की बोल दिया तो ऐसा काम होगा, ये चीज इनका प्रिंसिपल उस पे काम नहीं करता है कि मैंने बोल दिया तो ऐसा होगा। नहीं भाई, कतई नहीं ऐसा काम है। आपका जो आपने जो कहा वैसे नहीं होगा, जो साइंटिफिकली चलेगा। ये बोलते हैं बाइक जो है, गाड़ी, ठीक है, ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है, बोल रहे गाड़ी में पेट्रोल डालो, पेट्रोल मत डालो, इसमें पानी डाल दो या फिर सरसों का तेल डाल दो, भी चलेगा गाड़ी। इज इट पॉसिबल? मैंने कहा भाई इसलिए जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको वही प्रोवाइड करो, तभी चलेगा। एक एम्प्लॉय को तुम काम करवा रहे हो, एम्प्लॉय को बोल रहे हो सैलरी मत दो, इसको घूमने का जाने का ट्रिप दे दो। इज दैट भाई, जिंदा रहने के लिए उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ना कि घूमने का टिकट। ठीक है, ये साइंटिफिक, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इनका कहने का मतलब था। पूरा एकदम मॉडर्न तरीका से काम करना है, वो ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करना है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक वे में सिलेक्ट करो, उनको ट्रेन करो और डेवलप करो वर्कर को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फुलफिलमेंट करे काम का, और जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो चीज को लेकर के आओ। आपको चाहिए जॉब बाहर में, तो क्या नाम है आपको, ये सिक्योरिटी गार्ड का, और आप लेकर के आ रहे हो एकदम एमबीए किया हुआ पढ़ा लिखा लड़का को, होबे ना बेटा, होबे ना, क्यों नहीं होगा भाई। एमबीए वाला आएगा तो बोलेगा मेरा सर ये सैलरी पैकेज कितना होगा, सर I will work when my salary package is 6 lakhs per annum और 8 lakhs per annum। सिक्योरिटी गार्ड के लिए हमें इंग्लिश और 8 लाख रुपए देने का नीड नहीं है। नाम पढ़ने आता है? हाँ आता है। लिखने आता है? हाँ आता है। देख के पहचान जाओगे? हाँ आता है। कोई आएगा धक्का धक्का दे सकते, थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो, आ सकते हैं, ठीक है, आ जाना कल से 10,000 रुपया महीना तुम्हारा। कोई चीज का सम्मेलन नहीं, जैसा काम वैसा लोगों को लेकर के आओ, ठीक है। ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो कोऑपरेशन है ना, साथ, हम साथ साथ है, ये साथ साथ, ये अकेले का काम नहीं है। मैंने तो अपना हाथ अकेले से मिला लिया, लेकिन ये अकेले पॉसिबल है क्या? कोऑपरेशन भाई, ये इंडिविजुअलिज्म नहीं है, अकेले का काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग, सब लोगों को ले दे के चलना पड़ेगा, सबका काम सबका साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी होता है ना 6 बज गया, अब ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा और आज काम नहीं होगा, कल अब काम होगा। इंप्लॉइज का ना भूख है, भूख, वो आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। उनको जितना काम करवा लो उतना काम करेंगे, वो ऐसा चीज है। बहुत सारा काम करवा लो, बहुत सारा काम करेंगे। आप उसको दूसरा 10 से लेकर के 12 बजे रात को जाने दो, बोलेंगे चलेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कितना मिलेगा भाई? 6 बजे तक आप काम कर रहे थे, आपको 15,000 मैं दे रहा था, 10 बजे तक आप, रात का 10 बजे तक आप काम करो, मैं आपको 15 की जगह 25 दूंगा। अरे भाई मस्त है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रहा हूं, कल से आ रहा हूं मैं। क्यों आएगा भाई? उसको पेमेंट मिल रहा है। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम जो आउटपुट है ना आपका ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का नीड ही नहीं है। आप जितना प्रोडक्शन करवा सकते करवा लो, बस चलते रहे एकदम से, ठीक है। ये चीज अब देखो, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, आप उसको ज्यादा पेमेंट करोगे तो ज्यादा कमा भी तो रहे हो आप, ये समझो ना प्रैक्टिकली। इनका कहने का मतलब यही होता है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भाई सब जगह है। हम लोग ऊपर में भी देख लेते स्प्लिट टिकऑप्स, यहाँ पर भी वही चीज है भाई। देखो सबको ले दे के चलना है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, मेंटल रिवॉल्यूशन होता है। किसके बीच बोलो तो? ये एम्प्लॉय और एक मैनेजर के बीच में। एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है ना कि मैनेजर मेरे से, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है ना मैं काम इतना कर दूं, मैनेजर कभी खुश ही नहीं हो सकता मेरे से। और मैनेजर को ऐसा लगता है कि इसको कितना थोड़ा सा काम करता है, बात बात पे इसको छुट्टी चाहिए, सैलरी बढ़ा दो, काम होता नहीं है इससे, ये फील होता है। तो मैनेजर को ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छे से मन लगाए काम करता है और ये बात सही है। और एम्प्लॉय को ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, हमको काम उतना नहीं देता है, तो मैं अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट करूंगा।
जब ये मेंटल रिवॉल्यूशन जब खत्म होगा ना, तब देखो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा ऐसे भागेगा। ये चीज जरूरी है। टाटा का ग्रोथ करने का रीजन, ये एक तो बहुत बड़ा रीजन है कि उनका मेंटल रिवॉल्यूशन जो है ना, आपस में जो लड़ना दिमाग में, वो चीज नहीं है। सारा एम्प्लॉइज टाटा का मानता है कि ये मेरा कंपनी है, ना कि रतन टाटा का, क्योंकि उनको उस तरह से फैसिलिटीज मिलता है, इसी कारण से। ठीक है, हार्मोनी और डिस्कॉर्ड, ये हुआ, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग साइंटिफिक टेलर साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक्स। इसके पहले ना एक चीज मैं और आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो टेक्निक्स में ना सबसे पहले हम लोग का फंक्शन ऑफ फोरमैन आता है। फंक्शन ऑफ फोरमैन, फंक्शन ऑफ फोरमैन, ये हम लोग का लोअर लेवल मैनेजमेंट का हेड है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फोरमैन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है ना, दो भाग में इंडस्ट्री को बांटता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही तो काम होता है ना पूरा का पूरा देखना। एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट लिखते हैं। एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्यों हैंड राइटिंग खराब हो गया है, ऐसे खराब ही है बट फिर भी। प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फोरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स तो प्रोवाइड किए, साथ ही साथ टेक्निक्स भी प्रोवाइड किए, काम कैसे करना है। फोरमैन जो पर्सन है उसको क्या किया गया, दो भाग में बांट दिया गया सबसे पहले, मतलब उसके माइंड सेट को कि आप दो भाग में काम को बांटिए। पहले एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट देखिए, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखिए, दो डिपार्टमेंट में इसको बांटा गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन है, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, पूरा लिख देते हैं, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी। यहां पर सॉरी, यहां पर है मेरा गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ओह, यहां तो देख ही नहीं रहा होगा आप लोग, ये इंस्पेक्टर। ठीक है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये चार लोग मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और यहां पर मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये चार लोग, रूट क्लर्क, इन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन और डिसिप्लिनरी। ये बोलते हैं ना, सबसे पहले ना हम लोग को प्रोडक्शन करने के लिए रूट, सबसे पहले बेस्ट रूट फाइंड आउट करो कि काम कैसे करवाना है, किस बेसिस पे काम होगा। फिर टाइम एंड कॉस्ट देखो, उस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लियर, काम को करना कैसे, ये चीज देखो, ये फाइंड आउट हो गया। फिर डिसिप्लिनरी, एक लोग को रखो जो क्या करेगा, सब देखेगा सही से हो रहा है कि नहीं, ये फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट, दिस इज फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट। रूट क्लर्क बेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा, वेयर टू प्रोड्यूस द गुड्स। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा द टाइम, हाउ मच टाइम टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द मैनेजर और बाय द वर्कर टू कंप्लीट द टास्क एज वेल एज द कॉस्ट, कितना कॉस्ट में। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शंस, ताकि सब काम सही तरीके से हो, द वे ही वांट और शी वांट। और डिसिप्लिनरी में क्या होगा, ये देखा जाएगा सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखने वाला भी तो कोई चाहिए ना, सुपरवाइजर काइंड ऑफ। गैंग बॉस, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या, गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस का मेन काम है सारा का सारा इक्विपमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल से लेकर के जो भी चीज चाहिए सब मशीनरीज के पास में लेकर के आओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना साइड में, इसीलिए लेकर के आओ। उसके बाद है स्पीड बॉस, स्पीड बॉस चेक करेगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं, प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं, जो प्रोडक्ट टाइम से कितना समय से, मतलब जो एक तो प्रोडक्ट बनने का समय वो कितना है। जैसे मान लीजिए एक मशीन से एक प्रोडक्ट को बनने में 2 मिनट का समय लगता है, तो वो 2 मिनट ही लग रहा है या उससे ज्यादा लग रहा है, ये देखना। रिपेयर बॉस, मशीन अगर कुछ भी ब्रेकआउट्स मशीन में आता है तो लुब्रिकेंट से लेकर के जो भी कुछ चाहिए मशीनरीज में, ऑयलिंग वॉइलिंग से लेकर के कुछ भी,
वो फटाफट एकदम मशीन के पास लेकर के रेडी रहेगा, फटाफट ठीक ठाक कर देगा ताकि कम से कम समय वेस्ट हो मशीन को ठीक करने में। और इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर देखेगा सारा का सारा चीज सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। दैट इज टेक्निक और फंक्शनल फोरमैन का, फंक्शन ऑफ फोरमैन, ये सबसे ऊपर में आता है हम लोग का टेक्निक्स में। क्लियर? अब आते हैं हम लोग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहलाता है? टाइम स्टडी में थोड़ा सा पढ़ देता हूं तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। सिस्टमैटिक मेजरमेंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू each element to establish standard time and improve efficiency। टाइम स्टडी बताता है कि एक काम को करने के लिए एक वर्कर को कितना समय लगता है, कि स्टैंडर्ड समय कितना होना चाहिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करने में मदद करता है। मोशन स्टडी ये क्या करता है, मोशन फाइंड आउट करता है, एलिमिनेट करता है अननेसेसरी मोशन जब काम करते हुए एक एम्प्लॉय करता है। और भैया कैसा सब बढ़िया? हाँ विनोद का बताए, एकदम सब सही चल रहा है। भूषण भैया ठीक है, सचिव जी पंचायत देख रहे हो विनोद कैसे सारी बातों को घुमाया जा रहा है यहाँ पर। मोशन स्टडी क्या करता है, जैसे ये जो मैंने किया इसको एडिटर कट कर देना, इसको क्या करना, एलिमिनेट करना इस अननेसेसरी चीज को। फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी क्या बताएगा हम लोग को, एक वर्कर जो काम कर रहा है उसको ना कितना टाइम रेस्ट करवाना है। छोटा सा एक तो स्टोरी बताते हैं, देखिए सुनिए एग्जांपल। जैसे ना एक आदमी ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल वर्क कर रहा है, मतलब वैन खींच करके ले आ रहा है, प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल्स वगैरह लेकर के आ रहा है, फिर फिनिश गुड्स को लेकर के जा रहा है। ठीक है, ये वो आदमी को ना, वो एक तो आदमी आपका ना कंप्यूटर पे काम कर रहा है, दोनों 8-8 घंटा काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ना जो आदमी फिजिकल वर्क कर रहा है ना, उसको रेस्ट चाहिए होगा ना, आपको उसको रेस्ट का समय ना आधा घंटा मिनिमम देना पड़ेगा, या उसका जो टिफिन टाइमिंग होगा ना उसको आपको आधा घंटा 45 मिनट का समय देना पड़ेगा, खा के थोड़ा सा आराम करे ताकि एनर्जी रीगेन कर पाए वो। लेकिन जो मेंटली जो काम कर रहा है ना, मेंटली काम करने वालों को आपको आधा घंटा 45 मिनट देने का नहीं है, उसको एक टी ब्रेक दे दीजिए, टी ब्रेक ले लेगा और जाके चाय वाय पिया थोड़ा सा, ओके फाइन हो गया। ठीक है, ये चीज। लेकिन ये जो मेंटली काम कर रहा है ना, फिजिकली और जो काम कर रहा है, मेंटली वाला को ना हर 2 घंटा में रेस्ट देना पड़ेगा, वरना देखने आएगा ऐसे माथा भर के बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठे हुए माथा भर के, अब हमसे काम नहीं हो पा रहा है और हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माथा दर्द करना शुरू, उसको हमको हर 2 घंटे में रेस्ट देना पड़ेगा। 4 बार हम रेस्ट देते 10-10 मिनट करके, कितना मिनट टोटल गया मेरा, 40 मिनट। और यहाँ पे जो पर्सन है उसको एक ही बार रेस्ट देंगे, बोलेंगे तुम भाई आधा घंटा खा पी के आराम कर, पूरा का पूरा मान लीजिए 40 मिनट दिए, तो दोनों में मेरा जो समय जा रहा है 40 मिनट जा रहा है। फैटिग स्टडी में ना समझना कितना फ्रीक्वेंसी में, कितना बार फ्रीक्वेंट हमको रेस्ट देना पड़ेगा और वर्किंग कंडीशन क्या होगा काम कराने का, ये चीज, ताकि हम इंप्रूव कर पाए काम का मेरा क्वालिटी को। कोई कितना भी अच्छा से काम करे, फैटिग थकने के बाद वो काम नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में जो 100 गुड्स बनाएगा ना जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस मेहनत से, उसके बाद का 100 नहीं बना पाएगा उसी एफिशिएंसी से। ठीक है, ये चीज दैट इज फैटिग स्टडी। इसको समझना, अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ कर कितना बार रेस्ट देना, यही चीज हम लोग का फैटिग स्टडी कहलाएगा। मेथड स्टडी क्या कहलाएगा, मेथड स्टडी हम लोग का कहलाएगा कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क मेथड्स टू डेवलप द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म अ टास्क ऑपरेशंस। मेथड स्टडी हम लोग को बताएगा कि किस तरीके से हम काम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए प्रोडक्शन को और मिनिमाइज कर पाए हम कॉस्ट को। ये हम लोग का मेथड स्टडी बताता है। मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्शन को, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट, प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर? ये था मेरा स्टडीज। होप सो सारा का सारा टॉपिक्स आप लोग का क्लियर हुआ। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेकर के वापस से आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4, उसके बाद चैप्टर 5, ऐसे पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सारा का सारा वीडियोस आप लोग का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक बार आप लोग लेकर के जाइएगा, लिखा हुआ है ना 1 टच 1 लास्ट टच, तो एग्जैक्टली 1 लास्ट टच ही होगा। ठीक है, चलिए।